जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर और साथी नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान का एक धारावाहक चला रहे हैं, जिसके हर एक एपिसोड में संविधान के अनुच्छेदों की जानकारी साझी करते हैं। आज आप भारत के संविधान का अध्याय 5 संघीय न्यायपालिका की वीडियो देखेंगे। आप अपने चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले अनुच्छेद में राज्य कार्यपालिका शक्ति और विधायी सीमा की अनुच्छेद 161 नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 89वीं वीडियो बनाकर इसके अनुच्छेदों की जानकारी साझा कर चुके हैं। आज हम इस अध्याय के अंतर्गत आज के एपिसोड में राज्य कार्यपालिका शक्ति और विधायी सीमा 90वीं वीडियो बनाकर इसके 162वें अनुच्छेद की जानकारी साझा करेंगे। ये अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार पर केंद्रित है, जो ये निर्धारित करता है कि ये शक्ति उन सभी विषयों तक विस्तृत होती है। जय भीम साथियों, आज की वीडियो के बारे में आपको चुंबर साहब ने बता ही दिया है कि आज हम राज्य कार्यपालिका शक्ति और विधायी सीमा पर बात करेंगे। बता दें कि यह अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार पर केंद्रित है, जो यह निर्धारित करता है कि यह शक्ति उन सभी विषयों तक विस्तृत होती है जिन पर राज्य का विधानमंडल कानून बना सकता है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त शामिल है, जो संघ और राज्य दोनों की समवर्ती विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि कोई ऐसा विषय है जिस पर राज्य और संसद दोनों को कानून बनाने की शक्ति है, तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति सीमित हो जाती है। विशेष रूप से राज्य की ये शक्ति संघ या उसके अधिकारियों को संविधान या संसद द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उसके द्वारा नियंत्रित रहती है। यह प्रावधान विधायी क्षेत्राधिकार के अतिव्यापी होने पर संघ की कार्यकारी शक्ति की प्रधानता सुनिश्चित करता है। चलो आओ पहले सुनते हैं संविधान के इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। पहले हम यह सुनेंगे, इसके बाद में इस पर विशेष चर्चा सुनेंगे। साथियों, संविधान के इस अनुच्छेद 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। परंतु किसी ऐसे मामले में जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को बनाए गए किसी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उसके द्वारा सीमित होगी। अक्सर ये सवाल मन में आता है ना कि एक राज्य सरकार की असली ताकत क्या है, मतलब वो क्या कर सकती है और कहाँ उसकी सीमाएं खत्म हो जाती हैं। ये शक्ति आखिर आती कहाँ से है? तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और इसके लिए हमें देखना होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 162। यही वो आर्टिकल है जो राज्य सरकार की शक्ति की हदों को तय करता है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। एक राज्य सरकार की शक्ति कहाँ से आती है और कहाँ समाप्त होती है? ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, पर इसका जवाब हमारे देश के संघीय ढांचे यानी फेडरल स्ट्रक्चर की बुनियाद है। आखिर किन मामलों पर एक राज्य सरकार काम कर सकती है और कहाँ से केंद्र सरकार की भूमिका शुरू हो जाती है? चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। इस सवाल का जवाब खोजने के लिए सबसे पहले एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट को समझना होगा, और वो है कार्यकारी शक्ति, या जिसे एग्जीक्यूटिव पावर भी कहते हैं। देखते हैं कि इसका असल में मतलब क्या है। तो कार्यकारी शक्ति, इसका सीधा सा मतलब है काम करने की शक्ति। देखिए, सरकार के दो हिस्से समझिए। एक है विधायिका यानी विधानसभा, जिसका काम है कानून बनाना, ठीक है, और फिर आती है कार्यपालिका, मतलब असल सरकार, जो उन बने हुए कानूनों को लागू करती है, जमीन पर उतारती है और रोजमर्रा का शासन चलाती है। तो एग्जीक्यूटिव पावर मतलब एक्शन लेने की पावर। तो अब अनुच्छेद 162 राज्य की इसी काम करने की शक्ति के बारे में एक बड़ा ही बुनियादी नियम बताता है। आइए देखते हैं कि वो नियम क्या है। ये लाइन बहुत जरूरी है। ये अनुच्छेद राज्य की कार्यकारी शक्ति को सीधे सीधे उसके कानून बनाने की शक्ति से जोड़ देता है। मतलब जिन जिन विषयों पर किसी राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है, उन विषयों पर राज्य सरकार काम भी कर सकती है। बिल्कुल सीधा और तार्किक नियम। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कृषि या स्वास्थ्य, ये राज्य सूची के विषय हैं, तो राज्य की विधानसभा इन पर कानून बना सकती है। इसका मतलब राज्य सरकारें इन विषयों पर नीतियां भी बना सकती हैं और उन्हें लागू भी कर सकती हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, जहां कानून बनाने की शक्ति है वहां काम करने की शक्ति भी है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, भारतीय संविधान में चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती।
तब क्या होता है जब राज्य और केंद्र दोनों को एक ही विषय पर कानून बनाने का अधिकार हो? यहीं से बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। यहाँ एक लेकिन है। तो अनुच्छेद 162 में एक बहुत बड़ा अपवाद भी है। ये कहता है कि उन मामलों में जहां राज्य और संसद दोनों कानून बना सकते हैं, यानी कॉन्करेंट लिस्ट वाले विषय, वहां राज्य की कार्यकारी शक्ति हमेशा आजाद नहीं होती। वो केंद्र सरकार की शक्ति के अधीन आ सकती है, उससे सीमित हो सकती है। तो सवाल ये है कि ये सीमा कब और कैसे लागू होती है। चलिए इसे और आसान करके समझते हैं कि ये सिस्टम असल में काम कैसे करता है। तो ये होता कैसे है, इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले वो विषय कॉन्करेंट लिस्ट में होना चाहिए, जैसे शिक्षा या जंगल, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। दूसरा, संसद उस विषय पर एक कानून पास करे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उस कानून में साफ साफ लिखा हो कि इस मामले में एक्शन लेने की पावर केंद्र सरकार की होगी। बस अगर ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं, तभी राज्य की शक्ति सीमित होती है। तो सार ये है कि आमतौर पर तो राज्य कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर काम कर सकते हैं, लेकिन अगर संसद कोई खास कानून बनाकर कार्यकारी शक्ति अपने हाथ में ले ले, तो फिर राज्य की शक्ति उस कानून के दायरे में आ जाती है। ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का एक बहुत ही नाजुक संतुलन है। ठीक है, ये सब संवैधानिक बातें तो हो गईं, लेकिन असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? ये हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? इसका असर हमारे रोजमर्रा के शासन पर पड़ता है। यही नियम तय करता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के काम करने का दायरा क्या होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हो या पर्यावरण से जुड़े कानून, वो कैसे लागू होंगे, ये इसी पर निर्भर करता है। और हाँ, यही वो जगह है जहां अक्सर सहयोग के बजाय टकराव की नौबत आ जाती है। और आखिर में ये केंद्र को ये ताकत देता है कि जब जरूरी हो तो वो अपने कानूनों को पूरे देश में एक जैसा लागू कर सके। तो अनुच्छेद 162 सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन साधने वाला एक डायनामिक टूल है। ये शक्तियों का बंटवारा तो करता है, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। शक्ति का ये नाजुक संतुलन हमारे संघीय ढांचे में सहयोग को कैसे प्रभावित करता है? ये एक ऐसा सवाल है जो भारत की राजनीति और शासन की कहानी को लगातार एक नया मोड़ देता रहता है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर बात करने वाले हैं। जी। ये है अनुच्छेद 162। हमारे पास इसका टेक्स्ट तो है ही, मतलब संविधान का हिस्सा है ये। हाँ। और ये बताता है कि किसी राज्य की जो कार्यकारी शक्ति होती है, एग्जीक्यूटिव पावर, उसका दायरा क्या है। बिल्कुल। अक्सर हम लेजिस्लेचर, जुडिशरी की बात तो करते हैं, पर ये जो एग्जीक्यूटिव है, जो सरकार चलाती है, प्रशासन देखती है, हाँ, जो असल में काम करती है जमीन पर। एग्जैक्टली। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि संविधान के हिसाब से किसी राज्य सरकार की ये पावर, ये प्रशासनिक शक्तियां कहाँ तक हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं। हाँ, और केंद्र के साथ उनका क्या रिश्ता बनता है इस मामले में। सही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानना वाकई में मतलब जरूरी है कि संविधान जो है वो राज्य की रोजमर्रा की काम करने की शक्ति को कैसे डिफाइन करता है। ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सीधे असर डालता है कि राज्य सरकारें कितना प्रभावी ढंग से काम कर पाती हैं, है ना? बिल्कुल। और देखिए, अनुच्छेद 162 जो है वो भारत का जो संघीय ढांचा है, फेडरलिज्म, उसे समझने के लिए एक, आप कह सकते हैं, बुनियाद की तरह है। अच्छा। ये केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का एक नाजुक संतुलन है ना, हाँ। उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अनुच्छेद हमें यही बताता है कि राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर आती कहां से है और कहां जाकर वो लिमिट हो जाती है। खासकर उन मामलों में जहां केंद्र और राज्य दोनों का रोल होता है। बिल्कुल सही, वहीं पर ये ज्यादा अहम हो जाता है। तो अनुच्छेद 162 की पहली लाइन अगर देखें, वो कहती है, इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा जिनके संबंध में राज्य के विधानमंडल को कानून बनाने की शक्ति है। यस। ये तो सुनने में काफी सीधा लग रहा है। हाँ, ये इस अनुच्छेद का, कह लीजिए, मूल सिद्धांत है, कोर प्रिंसिपल। इसका सीधा मतलब है कि राज्य सरकार, मतलब मुख्यमंत्री, उनकी कैबिनेट, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, पूरी मशीनरी, वो उन्हीं सब्जेक्ट्स पर, उन्हीं विषयों पर एक्शन ले सकती है, पॉलिसी बना सकती है, ऑर्डर जारी कर सकती है, जिन पर उस राज्य की विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। और ये विषय कहाँ दिए गए हैं? वो लिस्ट में। हाँ। ये मुख्य रूप से संविधान की 7वीं अनुसूची की लिस्ट 2
यानी राज्य सूची स्टेट लिस्ट में दिए गए हैं, जैसे पुलिस है, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लोकल गवर्नमेंट, ये सब। अच्छा, तो इसको ऐसे समझें कि अगर विधानसभा मान लीजिए कृषि पर कानून बना सकते हैं, तो राज्य सरकार उस पर फिर सब्सिडी योजना भी चला सकती है, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही। एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो लेजिस्लेटिव पावर को फॉलो करती है, उसी के दायरे में रहती है। अगर राज्य विधानमंडल किसी विषय पर कानून बना ही नहीं सकता, मान लीजिए डिफेंस है या फॉरेन अफेयर्स हैं जो यूनियन लिस्ट में है, हाँ, वो तो केंद्र के पास है, तो सामान्य नियम यही है कि राज्य सरकार उस पर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन भी नहीं ले सकती। राज्य अपनी फौज नहीं रख सकता या किसी दूसरे देश से ट्रीटी नहीं कर सकता। अच्छा, तो ये एक क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है। हाँ, ये शक्तियों का एक स्पष्ट बंटवारा है। ये तो ठीक है, ये स्टेट लिस्ट वाले विषयों के लिए तो समझ आ गया, काफी सीधा भी लगता है। लेकिन संविधान में ना अक्सर एक परंतु होता है। हाँ, वो प्रोवाइजो क्लॉज। हाँ, जो चीजों में एक नया एंगल डाल देता है, कभी कभी थोड़ी कम्प्लेक्सिटी भी। बिल्कुल। अनुच्छेद 162 में भी एक ऐसा परंतु है। ये कहता है, परंतु किसी ऐसे मामले में जिसके संबंध में राज्य के विधानमंडल और संसद को कानून बनाने की शक्ति है। यहीं से बात थोड़ी और गहरी होती है। राज्य के कार्यपालिका शक्ति इस संविधान द्वारा या संसद द्वारा संघ या उसके प्राधिकारियों को बनाए गए किसी कानून द्वारा स्पष्ट रूप से प्रदत्त कार्यपालिका शक्ति के अधीन और उसके द्वारा सीमित होगी। बाप रे, यहाँ थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा कानूनी भाषा में है, लेकिन यही परंतु खंड है जो इस अनुच्छेद को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है, खासकर सेंटर स्टेट रिलेशन के लिहाज से। अच्छा, ये बात कर रहा है उन विषयों की जो संविधान की 7वीं अनुसूची के लिस्ट 3 यानी समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, हाँ, जहाँ दोनों कानून बना सकते हैं। एग्जैक्टली। ये वो कॉमन ग्राउंड है जहाँ राज्य की विधानसभा भी और देश की संसद भी दोनों कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची, इसमें कौन कौन से विषय आते हैं? कुछ उदाहरण देंगे तो शायद और क्लियर हो। जरूर। इसमें काफी महत्वपूर्ण विषय हैं और बहुत अलग-अलग तरह के। जैसे आप देखिए, शिक्षा है, जंगल, फॉरेस्ट्स, वन्य जीवों का संरक्षण, बिजली। अच्छा, बिजली भी। हाँ, फिर शादी तलाक, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, फैक्ट्रीज, ट्रेड यूनियंस, खाने की चीजों में मिलावट, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। लिस्ट काफी लंबी है। अरे वाह, ये तो बहुत जरूरी चीजें हैं सारी। बिल्कुल। और इनका महत्व ऐसा है कि संविधान बनाने वालों ने सोचा कि इन पर देश भर में एक यूनिफॉर्मिटी की भी जरूरत पड़ सकती है। हाँ। और लोकल कंडीशंस के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी की भी। अच्छा, इसलिए दोनों को पावर दी। अच्छा, तो ये परंतु कहता है कि इन साझा विषयों पर, मतलब कंकरेंट लिस्ट वालों पर, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर लिमिटेड हो सकती है। हो सकती है। ये लिमिट कब और कैसे लगती है? ये लिमिट तब लगती है जब दो में से कोई एक कंडीशन पूरी हो। या तो संविधान ने खुद ही किसी कंकरेंट विषय पर एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को यानी यूनियन गवर्नमेंट को ले दी हो, या फिर पार्लियामेंट ने उस विषय पर कानून बनाते समय उस कानून में साफ साफ मतलब एक्सप्रेसली ये लिख दिया हो। अच्छा, एक्सप्रेसली कि इस कानून से जुड़ी एग्जीक्यूटिव पावर पूरी तरह या पार्टली केंद्र सरकार या उसके अधिकारियों के पास होगी। तो ये परंतु बस एक पॉसिबिलिटी या एक एक्सेप्शन की तरह है। मतलब ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बनाया और राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर अपने आप खत्म। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तभी होगा जब कानून में साफ साफ लिखा हो कि एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र की है। ये स्पष्ट रूप से वाली बात मुझे बहुत जरूरी लग रही है। आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। ये स्पष्ट रूप से प्रदत्त मतलब एक्सप्रेसली कन्फर्ड जो शब्द है ना, ये इस परंतु खंड की जान है। संविधान बनाने वालों ने ये बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार को कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑटोमेटिकली नहीं मिल जाती। अच्छा, सिर्फ इसलिए नहीं कि पार्लियामेंट उस पर कानून बना सकती है। अगर पार्लियामेंट कानून बनाती है पर उसमें यह नहीं लिखती कि उसे लागू करने की एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारी किसकी होगी, तो फिर सामान्य नियम लागू होगा, मतलब अनुच्छेद 162 का पहला हिस्सा। यानी राज्य सरकार लागू कर सकती है। हाँ, राज्य सरकार अपनी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करके उसे लागू कर सकती है, बशर्ते ये है कि वो संविधान के बाकी प्रावधानों के हिसाब से हो। लेकिन ये स्पष्ट कितना स्पष्ट होना चाहिए? मतलब कानून की भाषा में हमेशा इतनी क्लैरिटी होती है क्या? मुझे लगता है यहीं पर शायद थोड़ी मुश्किल आती होगी। बिल्कुल। क्या ये तय करने में कभी झगड़ा या कंफ्यूजन नहीं होता कि पावर स्पष्ट रूप से सौंपी गई है या नहीं? ये बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है आपका। हाँ, बिल्कुल, कंफ्यूजन और विवाद की गुंजाइश तो रहती है। देखिए, कानून बनाना, ड्राफ्ट करना एक मुश्किल काम है
और कभी-कभी भाषा उतनी सटीक नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। ये मुमकिन है कि संसद के बनाए किसी कानून की भाषा को लेकर सवाल उठे कि क्या उसमें एग्जीक्यूटिव पावर सेंटर को स्पष्ट रूप से सौंपी गई है या नहीं। तब क्या होता है? ऐसे मामलों में फिर इंटरप्रिटेशन का सवाल उठता है और कई बार मामला कोर्ट तक भी पहुंच जाता है। अच्छा, कोर्ट तय करती है। हाँ, कोर्ट तय करती है कि लेजिस्लेचर का इरादा क्या था। इसीलिए अच्छा और साफ कानून बनाना इतना जरूरी है, खासकर उन एरियाज में जहां सेंटर और स्टेट दोनों का रोल है। तो ये सिर्फ मतलब लीगल लैंग्वेज का खेल नहीं है। नहीं नहीं, ये तो सीधे सीधे गवर्नेंस की क्लैरिटी, जिम्मेदारी तय करने और सेंटर स्टेट के प्रैक्टिकल रिलेशन से जुड़ा है। अगर यही साफ न हो कि लागू कौन करेगा, बिल्कुल तो जमीन पर काम कैसे होगा? बिल्कुल, कंफ्यूजन होगा, देरी होगी, टकराव हो सकता है। सोचिए, कोई नेशनल स्कीम लागू करनी है जो कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट से जुड़ी है, हाँ, और कानून में ये साफ नहीं है कि पैसा कौन देगा, मॉनिटरिंग कौन करेगा, ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, तो वो स्कीम कैसे कामयाब होगी? सही बात है। अनुच्छेद 162 का ये जो परंतु खंड है, खासकर स्पष्ट रूप से वाली शर्त के साथ, वो इसी तरह की सिचुएशन से बचने का एक संवैधानिक तरीका है। ये केंद्र को एक पावर देता है, लेकिन उस पर एक शर्त लगाता है कि उसे इसका इस्तेमाल क्लियरली करना होगा। क्या आप कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकते हैं जहां पार्लियामेंट ने कॉन्करेंट लिस्ट के विषय पर कानून बनाकर एग्जीक्यूटिव पावर साफ तौर पर केंद्र को सौंपी हो या ऐसा करने की कोशिश की हो? हाँ, ऐसे कई उदाहरण मिल सकते हैं, खासकर उन कानूनों में जहां नेशनल लेवल पर यूनिफॉर्मिटी या एक कड़े रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत महसूस की गई। जैसे उदाहरण के लिए एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को देखिए। पर्यावरण वैसे तो कॉन्करेंट लिस्ट का विषय है, हाँ, लेकिन इस सेंट्रल कानून ने केंद्र सरकार को काफी वाइड पावर्स दी हैं, नियम बनाने की, निर्देश जारी करने की, और कई मामलों में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जैसी सेंट्रल एजेंसीज को स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव रोल सौंपे हैं। अच्छा, इसी तरह नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में अनाज का एलोकेशन और कुछ दूसरी सेंट्रल जिम्मेदारियां साफ तौर पर केंद्र सरकार के अधीन रखी गई हैं। जबकि वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक ही सब्जेक्ट पर एग्जीक्यूटिव जिम्मेदारियां कानून के जरिए कैसे बांटी जा सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ही कॉन्करेंट विषय पर, जैसे आपने पर्यावरण या खाद्य सुरक्षा का उदाहरण दिया, कुछ एग्जीक्यूटिव काम राज्य सरकार कर सकती है और कुछ केंद्र सरकार। हाँ, अगर कानून ऐसा बंटवारा करता है। ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड व्यवस्था लगती है सुनने में। हाँ, ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, लेकिन यही भारतीय संघवाद की, कह सकते हैं, खूबसूरती भी है और उसकी चुनौती भी। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए जरूरी है ताकि अलग अलग लेवल की सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन हो सके और नेशनल लक्ष्यों को लोकल हकीकत के साथ मिलाया जा सके। ये मॉडल मानता है कि वन साइज फिट्स ऑल नहीं चलता। कुछ मामलों में सेंटर का लीड लेना जरूरी है, तो कुछ में राज्य का रोल ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। कानून का काम है कि वो इन रोल्स को जितना हो सके साफ साफ बताए। ये समझना वाकई जरूरी है कि शक्तियों का ये बंटवारा सिर्फ कागज पर नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि असल में शासन कैसे चलता है, पॉलिसीज कैसे लागू होती हैं और सेंटर और स्टेट्स के बीच रिश्ते कैसे काम करते हैं। अनुच्छेद 162 सिर्फ एक लीगल डेफिनेशन नहीं है। नहीं, ये गवर्नेंस की डायनामिक्स का एक रिफ्लेक्शन है। निश्चित रूप से यह अनुच्छेद राज्यों को उनके लेजिस्लेटिव फील्ड में काफी एग्जीक्यूटिव ऑटोनॉमी देता है, जो एक फेडरल सिस्टम के लिए जरूरी है। हाँ, लेकिन साथ ही ये कंकरेंट एरिया में नेशनल कोऑर्डिनेशन, यूनिफॉर्मिटी और कभी-कभी नेशनल इंटरेस्ट में सेंट्रल इंटरवेंशन की जरूरत को भी मानता है। ये परंतु खंड सेंटर को वो जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है, लेकिन स्पष्ट रूप से की शर्त लगाकर राज्य की ऑटोनॉमी का भी सम्मान करता है। ये एक बैलेंस बनाने वाला प्रावधान है। तो ये अनुच्छेद 162 एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंसिंग एक्ट है। हाँ, कह सकते हैं। ये कहता है, राजे, तुम अपने दायरे में स्टेट लिस्ट खुलकर काम करो, तुम्हारी एग्जीक्यूटिव पावर तुम्हारी लेजिस्लेटिव पावर के बराबर है। बिल्कुल। साझा मैदान पर कॉन्करेंट लिस्ट भी तुम काम कर सकते हो, लेकिन अगर केंद्र को लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट में उसे एक कमान संभालनी है, तो वो पार्लियामेंट के कानून के जरिए साफ साफ बताकर ऐसा कर सकता है। सही। ये बैलेंस बनाए रखना ही शायद भारतीय संघवाद की सबसे बड़ी कला भी है और चुनौती भी, खासकर जब पॉलिटिकल माहौल या नेशनल प्रायोरिटीज बदलती हैं। आपने इसे बहुत अच्छे से समअप किया है। ये बैलेंस हमेशा डायनामिक रहता है। कभी राज्यों के रोल पर ज्यादा जोर होता है, कभी केंद्र के। लेकिन अनुच्छेद 162 वो संवैधानिक ढांचा देता है जिसके अंदर ये डायनामिज्म काम करता है,
और ये सुनिश्चित करता है कि पावर का इस्तेमाल मनमाने ढंग से ना हो, बल्कि कानून और संविधान के दायरे में हो। और ये तय करने में मदद करता है कि कौन क्या करेगा। हाँ, ये साझा लेजिस्लेटिव एरिया में सेंटर और राज्यों के बीच ऑपरेशनल बाउंड्रीज को डिफाइन करने में मदद करता है कि कौन क्या करेगा, ताकि गवर्नेंस स्मूथली चल सके। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि अनुच्छेद 162 राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर को उसकी लेजिस्लेटिव पावर से जोड़ता है। जी। ये राज्य को अपने लेजिस्लेटिव दायरे में काम करने की पूरी ताकत देता है। लेकिन ये कंकरेंट लिस्ट के विषयों पर एक जरूरी शर्त लगाता है। राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर उन मामलों में लिमिटेड हो सकती है जहां संविधान या पार्लियामेंट के कानून द्वारा साफ तौर पर एग्जीक्यूटिव पावर केंद्र को सौंपी गई हो। बिल्कुल। ये राज्य की ऑटोनॉमी और नेशनल कोऑर्डिनेशन के बीच एक नाजुक बैलेंस बनाने की कोशिश है। बिल्कुल। ये प्रावधान भारत की जो फेडरल व्यवस्था है उसकी मैच्योरिटी को दिखाता है। ये पहचानता है कि कुछ मुद्दे लोकल होते हैं, कुछ नेशनल और कुछ दोनों का मिक्स। अनुच्छेद 162 इन अलग अलग तरह के मुद्दों पर शासन करने के लिए एक प्रैक्टिकल मैकेनिज्म देता है। ये पक्का करता है कि राज्य अपने एरिया में असरदार ढंग से काम कर सकें। हाँ। लेकिन जहां नेशनल इंपॉर्टेंस हो या यूनिफॉर्मिटी जरूरी हो, वहां सेंटर के पास जरूरी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल रखने का ऑप्शन हो। सही काम, बशर्ते ये कि वो इसका इस्तेमाल साफ तौर पर और कानून के जरिए करे। तो आज की इस पूरी चर्चा से मेरे मन में एक सवाल या कहिए एक विचार आ रहा है जी। कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, नए तरह के मुद्दे सामने आ रहे हैं। सोचिए डेटा प्राइवेसी है, एआई का रेगुलेशन है, क्लाइमेट चेंज एक्शन है। हाँ, ये सब नए चैलेंज है। इनमें से कई मुद्दे ऐसे लगते हैं जिनका नेचर कॉन्करेंट है, जिन पर सेंटर और स्टेट दोनों को काम करना होगा। बिल्कुल। ऐसे में भविष्य में ये तय करना कि एग्जीक्यूटिव पावर स्पष्ट रूप से किसे सौंपी जाए और अनुच्छेद 162 की ये जो व्यवस्था है वो इन नई चुनौतियों से निपटने में कितनी कारगर होगी। ये बहुत वैलिड पॉइंट है। क्या हमारा मौजूदा संवैधानिक ढांचा इन उभरते हुए कॉम्प्लेक्स साझा एरिया में गवर्नेंस को स्मूथली चलाने के लिए काफी फ्लेक्सिबल और क्लियर है? ये सोचने वाली बात है। आपने चुंबर साहब का बनाया वीडियो पूरा सुना। साथियों, धन्यवाद। उम्मीद है इससे आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इसके आगे के अनुच्छेदों पर अगली वीडियो में बात करेंगे। आप इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें। अगर आपको पसंद आए तो कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। हम रोजाना नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का ज्ञान पर चर्चा करते हैं। अगर चाहते हैं कि आपके भाई, बहन और मित्रों को भी संविधान का ज्ञान हो तो कृपया इस वीडियो को उनके साथ साझा जरूर करें। आपके पास वीडियो पहुंचती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब हमें अनुमति दें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्लीज टेक केयर योर ओन सेल्फ।